मानता हूं कि मैं तो कोई बहुत बड़ा वकील तो हूं नहीं, मेरा कोई लीगल के दुनिया में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस भी नहीं है, मेरा बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है और मेरे पास कोई बैगेज भी नहीं है। मैं किसी थ्योरी और किसी ग्रुप, किसी एक सोच के साथ आया नहीं हूँ। इस देश का कानून मंत्री बना बहुत साफ सोच के साथ मैं आया हूँ और कुछ अच्छा करके जाऊँगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ मुझे सुझाव दिए हैं और हमारे जनता, जुडिशरी हो, एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर, सबको एकजुट हो करके हम क्या कर सकते हैं। मेरे शुरू से, पहले दिन से मेरे मन में ये बात उठता रहा है और इसी संदर्भ में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो लोग रिसोर्सफुल होते हैं, अमीर होते हैं, वो अच्छा वकील पकड़ लेते हैं, पैसे देते हैं। आजकल तो मैं कहता हूँ दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में कई वकील तो ऐसा है जिसको आम आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। एक एक केस को अगर 10 लाख 15 लाख चार्ज लेते हैं, एक हियरिंग, एक सिटिंग, एक हियरिंग में एक वकील 10 लाख 15 लाख चार्ज करेंगे तो आम आदमी कहां से लाएंगे। कोई भी कोर्ट जो है प्रिविलेज लोगों के लिए सिर्फ नहीं होना चाहिए। और जब आम आदमी को न्यायालय से दूर रखता है, जो भी कारण हो, तो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। मैं हमेशा मानता हूं कि न्याय का द्वार सबके लिए हमेशा और बराबर खुला रहना चाहिए। और ये जो गैप हम देखते हैं, उस गैप को पूरा करने के लिए नालसा ने जो कदम उठाए हैं, मैं पिछली बार भी इस बात को कहा था और आज भी कह रहा हूं, मैं बहुत प्रभावित हूं। नालसा के माध्यम से गरीबों के लिए, आम जनता के लिए जो लीगल एड, लीगल काउंसलिंग का जो काम होता है, ये मुझे तो बहुत प्रभावित किया है और हर नालसा का कार्यक्रम में मैं मिस नहीं करता हूं। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि नालसा का कहीं भी कार्यक्रम हो, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज का हो, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का हो, तालुका लेवल का जो लीगल सर्विस अथॉरिटीज है, सब कार्यक्रम में मैं कोशिश करता हूं कि मैं जरूर जाऊं। और अभी हाल ही में जितने भी जो लीगल अवेयरनेस कैंप हुए हैं नालसा के माध्यम से और स्टेट, तहसील, डिस्ट्रिक्ट लेवल में हुए हैं, भारत सरकार का और राज्य सरकारों का जो स्कीम्स, प्रोग्राम को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो वहां मेला लगता है, उसका असर भी मैंने देखा है। और जब देश का कानून मंत्री और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के, लोअर कोर्ट के जजेस एक साथ बैठते हैं और वहां के राज्य सरकार के सीनियर ऑफिसर्स जब साथ में बैठते हैं तो उसका असर होता है, मैंने ये देखा है। और जो भी स्कीम लोगों तक पहुंचता है वही भी एक न्याय है। और हम तो हमेशा ये मानते हैं कि जस्टिस सिर्फ कोर्ट रूम से ही नहीं, जस्टिस लोगों के पास जाकर के, लोगों के दरवाजे में जाकर के भी हम न्याय दे सकते हैं। इसलिए जब जजेस अपने कोर्ट रूम से फील्ड में जाते हैं तो मुझे अत्यंत खुशी होती है। और जब जजेस अपने आंखों से जाकर के ग्राउंड लेवल में जाकर के, चाहे लोग अदालत के माध्यम से हो या कोई भी रूप से हाथों हाथ न्याय दिलाते हैं, तो आम आदमी को उससे बहुत बड़ा राहत मिलती है कि हमारे पास न्याय चल के आए हैं। इसलिए मैंने शुरू से इस बात को रखा है कि न्याय, आम आदमी, दोनों के बीच में फासला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और नालसा का कार्यक्रम जैसे भी रचना किया है, मैं मानता हूं कि ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रमाना साहब ने नालसा को हेड किया और मैंने बाद में देखा उन्होंने बहुत अच्छा कार्य करके गए हैं। और वो चीफ जस्टिस बनने के बाद ललित साहब को नालसा का पदभार संभाला और ललित साहब का काम मैंने देखा है। और उनके टीम, उनके जो मेंबर सेक्रेटरी जैन साहब वगैरह सबको मैं मिलते रहता हूँ। और स्टेट के जो हाई कोर्ट्स के जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है और वहाँ के चीफ जस्टिस उसका पैट्रन होते हैं, उनका तालमेल मैंने देखा है। और इस देश में अगर
कोई कार्यक्रम जो मेरे दिल में छूता है सबसे ज्यादा, तो ये नालसा का कार्यक्रम मेरे दिल को छूता है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि टेक्निकल बातें तो बहुत होगा, तो मैं सोचता हूं कि लॉ मिनिस्टर होते हुए मैं कानून के बारे में बात करने का फायदा नहीं है। यहाँ कानून के सारे रखवाले यहाँ आज बैठे हैं। अगर यहाँ मैं लॉ के बारे में बात करूंगा, टेक्निकल बातें करेंगे, तो लगेगा कि वो सूरज के सामने में दिया जला रहे हैं। इसलिए मैं कोई टेक्निकल बातें मैं नहीं कर रहा हूं। मैं आम लोगों का जो सोच विचार को इस देश का कानून मंत्री होने के नाते मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं। एक कदम हमने बहुत जोर से उठा रहे हैं भारत सरकार में, प्रधानमंत्री जी का भी बहुत जोरदार, हर कैबिनेट मीटिंग में, हर बैठक में ये बात हम लोगों को कहते रहते हैं कि आम लोगों का जिंदगी को आसान बनाना ये हमारी जिम्मेदारी है। We should reduce the compliances which are working as a burden in the life of the common people must be completely reduced. और हमने जो पुराने कानून है, जितना भी जो redundant and obsolete acts and laws है, उसको खत्म करने के लिए एक अभियान हमने शुरू किया है। अब तक हमने 1486 ऐसे कानूनों को हमने पार्लियामेंट का स्टैट्यूट बुक से हटा दिया है, जिसका कोई जरूरत नहीं था, पड़ा हुआ है और अननेसेसरी उसको कोई ऑफिसर, मैं सब ऑफिसर को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, कोई ऐसा होता है बिना मतलब वो प्रोविजन है तो वो आम आदमी के ऊपर में लागू कर देता है बिना मतलब का। उससे कितना लोगों का जिंदगी में तकलीफें होती हैं। और हमने अभी 1824 ऐसे कानून और आइडेंटिफाई किए हैं। और मैं आज इस जयपुर के बैठक में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो आने वाले पार्लियामेंट सेशन है, द पार्लियामेंट सेशन विच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम मंडे ऑन 18th, आई एम कमिटेड टू रिमूव क्लोज टू 71 different acts and appropriation acts from the statute books. ऑलरेडी हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, कैबिनेट नोट बना चुके हैं और मैं नेक्स्ट आने वाला कैबिनेट में पेश करने वाला हूं। और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये जो सारा एक्ट है इसको मैं हटाने वाला हूं। हम लोगों को जिंदगी में अगर भला नहीं कर सकते हैं तो बोझ तो नहीं बनना चाहिए। तो ये जो जरूरी जो है वही रहेंगे, जो जरूरी नहीं ऐसा कोई एक्ट हमारा स्टैट्यूट बुक में रहने का कोई जरूरी नहीं है। एक इंपॉर्टेंट कार्यक्रम जो चला रहे हैं आप सबको मालूम है, टेली लॉ। और टेली लॉ का जो प्री लिटिगेशन एडवाइस का जो कार्यक्रम है उसको हम मजबूती से आगे बढ़ने वाले हैं। न्याय बंधु के बारे में आप सबको मालूम है, ये जो प्रो बोनो का कंसेप्ट है, मैं जो भी लॉयर मेरे पास आता हूं मैं बोलता हूं आपका प्रो बोनो का जो स्पिरिट है उसको डालिए एज ए लॉयर, ये इसको पहले आप प्राथमिकता दीजिए। और हमारे जो पैरालीगल वॉलंटियर्स के साथ में जितना पैनल लॉयर्स है उसके साथ आप मदद कीजिए। हम ये सबको अपील करते रहते हैं। और जो लीगल लिटरेसी अवेयरनेस कार्यक्रम है इसको देश में 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है, उसके अलावा भी हम इसको व्यापक रूप से ले जा रहे हैं। मैं एक और बात जिक्र करना चाहता हूं, हमारे टेली लॉ का जो कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस साल से हर एक जन को टेली लॉ का सर्विस इस साल से हम फ्री देने जा रहे हैं। कोई 1 रुपया हम चार्ज नहीं करने वाले हैं किसी को। इससे देश के सभी लोगों को लाभ मिलेगा। इसमें टोटल हमारे जो इस वक्त कुछ हमारे पास फिगर्स है, मैं आपको एक विषय पे चर्चा करना चाहता हूं। हमारा जेल्स, कई लोगों ने मुझे कहा कि आप देश का कानून मंत्री है, किसी एक जेल में विजिट कीजिए। इस देश में जेलों का क्या हालत है, जेल का कैपेसिटी कितना है और कितने लोग जेल में भरे पड़े हैं।
मैंने कहा कि मुझे मालूम है, मैं होम मिनिस्ट्री में भी रहा है 5 साल, तो जेलों का हालत मुझे मालूम है। लेकिन जेल को पहले तो केंद्र सरकार मदद करते थे पैसे, बाद में उसको टोटली स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में छोड़े हैं। लेकिन जेलों की हालत और जेलों में जो कैदी है उनके बारे में भी हमको थोड़ा सोचना होगा। इस आज़ादी के अमृत काल में 3.5 लाख प्रिजनर्स अंडर ट्रायल इस वक्त पूरे देश में बढ़ा है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट जज के नेतृत्व में रिव्यू कमेटी होते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय सब यहाँ बैठे हैं, थोड़ा प्रोएक्टिव और रोल लें। आप कर ही रहे हैं, मुझे मालूम है, और थोड़ा से, क्योंकि ये आज़ादी का अमृत काल का समय है, डिस्ट्रिक्ट जजेस को आप इम्प्रेस कीजिए और जितना हो सके हम जितना ज़्यादा रिलीज कर सके हमको करना है। क्योंकि भारत सरकार की ओर से एक स्पेशल रेमिशन जो प्रिजनर्स को करने का निर्णय किया है, उसका गाइडलाइन सारा कमेटी बना चुके हैं। कन्विक्ट्स लोगों को छोड़ने का जो सरकार का रुख है उसमें एक ढील दिया गया है, इस बार एक स्पेशल प्रोविजन किया गया है। उसी प्रकार से जो अंडर ट्रायल्स रिव्यू कमिटीज है उसको और प्रोएक्टिव के रूप से इस बार काम करेंगे, तो मैं मानता हूं कि हम हमारा जेल्स का हालत को भी बदल सकते हैं और कई लोगों को हम मदद कर सकते हैं। उसके लिए जो लीगल सर्विसेज देना है, वकीलों का जो कमी है इस देश में, पूरा करने के लिए नालसा बढ़ चढ़ करके आगे आ रहे हैं। एक कॉमन चीज है जो मेरे मन में आते रहते हैं और हमने पिछले कई मीटिंग में भी कहा है, प्रधानमंत्री जी ने भी इसका जिक्र किया है, भाषा कि हमारा देश में अंग्रेजी में सब चलता है। सुप्रीम कोर्ट में तो आर्गुमेंट से लेकर के जजमेंट सब अंग्रेजी में होते हैं। हाई कोर्ट्स में हमारा एक सोच है कि आगे जाकर के लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज को प्राथमिकता देने का आवश्यकता है। कई ऐसे वकील हैं, कानून जानता है मगर उसको अंग्रेजी में ठीक से पेश नहीं कर पाता है। तो आम भाषा में अगर कोर्ट का बोलचाल आम भाषा में हम ले सकते हैं तो इससे कई समस्या हम हल कर सकते हैं। ऐसे तो नहीं कि अंग्रेजी बोलते हैं इसलिए उसका फीस ज्यादा हो गया, ऐसे क्यों होना चाहिए। अगर मुझे अंग्रेजी नहीं बोलना आता है, मुझे अपना मातृभाषा में बोलने में सुविधा है, तो मुझे अपने मातृभाषा में बोलने का आजादी होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि जो अंग्रेजी ज्यादा बोलता है उसको ज्यादा इज्जत मिले, उसको ज्यादा केस मिले, उसका फीस ज्यादा हो। मैं इसका खिलाफ हूं। हम अपने देश में अपने मातृभाषा के साथ हम पैदा हुए हैं और मातृभाषा के साथ हम बड़े पले हैं। अपने मातृभाषा को किसी भी रूप से अंग्रेजी से नीचे नहीं मानना चाहिए। मैं बहुत जोर से इस पक्षदार में हूं और मैं कहीं भी जाता हूं, जहां भी लोगों से मिलता हूं, एक कहता हूं ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में अपना सुविधा है, ऑफिशियल लैंग्वेज जो भी है, जैसे भी है, रूल जो है, एक्ट है, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। लेकिन लोअर कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में हम लोकल लैंग्वेज को अगर हम मौका दें, आर्गुमेंट में, समझने में, बोलचाल जो भी जरूरत है उसको हम प्राथमिकता देंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। मैं जैसे मैंने शुरू में कहा कि बहुत कुछ कहने का इच्छा तो है, लेकिन एक तो मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं और मेरा आदत भी नहीं कि मैं बहुत लंबा भाषण दूं। लेकिन कानून और जो बाकी टेक्निकल चीज़ों में आप 2 दिन बैठने वाले हैं, तो ये चर्चा हमारे इतना सीनियर जजेस, इतना सुप्रीम कोर्ट के जजेस हेडेड बाय द चीफ जस्टिस यहाँ बैठे हैं, तो उनसे आप सुनना चाहिए और आप लोगों के बीच में इसका चर्चा होना चाहिए। मुझे तो आप बताना है कि क्या करना है सरकार की ओर से, और मैं सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते, जुडिशरी और सरकार के बीच का ब्रिज होने के नाते ये मेरा दायित्व है कि जजों का जो भी समस्या है, जुडिशरी का जो भी समस्या है, और उसको देखते हुए लोगों को
कैसे न्याय ठीक से पहुंचा सके, इसको आगे बढ़ाना मेरा दायित्व है। मुझे लीगल के दुनिया में जाकर के आपको पाठ पढ़ाना नहीं है, इसलिए मैंने बाकी चीज़ों का जो मेरा मन में है, मेरे दिमाग में है, फिर भी मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं आम बातों को आपके सामने में रख रहा हूँ। राजस्थान में 2 दिन का ऑल इंडिया जुडिशियल लीगल सर्विस एक्ट जो ये मीट जो कर रहे हैं, इसमें जितने भी लोग योगदान किए हैं, जितने भी लोग यहाँ ऑर्गेनाइजर्स हैं, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी तरह से आपने ये यहाँ अरेंजमेंट किए हैं। मैं चीफ जस्टिस रमन्ना साहब को भी रिक्वेस्ट किया है कि आप आज दिल्ली वापस मत जाइए। राजस्थान का जो मेहमान नवाजी बहुत ही मशहूर है, कम से कम आज यहाँ बैठिए। मुख्यमंत्री जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो आज मुख्यमंत्री जी ने भोजन का कार्यक्रम रखा है और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा है, उसका भी मज़ा लुत्फ उठाइए। चीफ जस्टिस साहब, आप बैठेंगे तो आपके सारे सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस भी रहेंगे, आप जाएंगे तो जजेस भी चले जाएंगे तो खाली हो जाएंगे। इसलिए मैंने अनुरोध किया है। मुझे लगता है कि रमन्ना साहब एग्री कर लिए हैं और आज बैठने वाले हैं, उनके टिकट भी कैंसिल कर लिया है, वो कल ही जाएंगे। इतने दूर से हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस एग्जीक्यूटिव चेयरमैन सारे आए हैं, देश भर के हाई कोर्ट्स के जो मालिक लोग यहाँ आए हैं, तो कम से कम 1 दिन 2 दिन तो बैठना ही चाहिए राजस्थान में, तब तो इसका मज़ा आएगा। और आपका जो मैडम सब भी आए हैं, तो मैडम लोग को भी थोड़ा घूमने का मौका देना चाहिए राजस्थान में। फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का, पूरे टीम का। आप लोगों ने गर्मजोशी से यहाँ स्वागत किया है और देश भर से हमारे जितने भी ऑनरेबल जजेस आए हैं, सबका ख्याल रखा है। मैं अपने तरफ से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। 2 दिन का ये ऑल इंडिया जो लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ का यहाँ मीट हो रहे हैं, ये सफलतापूर्वक समापन होगा। मेरा तरफ से फिर से आपको शुभकामनाएं देते हुए साथ साथ ये भी अनुरोध करूँगा कि इस बैठक का जो भी आउटकम होगा, जो भी नतीजा होगा, उसको पूर्ण रूप से उसको एग्जीक्यूट करने में, उसको फुलफिल करने में मेरे तरफ से भारत सरकार की ओर से पूरा योगदान देंगे। ये मेरा कमिटमेंट है। आप सबको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री भारत सरकार श्री किरेन रिजिजू। आपका संबोधन, आपकी ऊर्जा, आपकी सोच न्याय को लेकर, विधि को लेकर हम सबको बहुत प्रेरित करती है और वो आपकी संवेदनाओं को भी अभिव्यक्त करती है जो आप समाज के प्रति रखते हैं। ये सच बात है देवियों सज्जनों की जो न्यायिक व्यवस्था है वो आइसोलेशन में नहीं काम करती है, बल्कि समाज का जो टोटलिटी में जो स्वरूप है, जो कैरेक्टर है, जो चुनौतियां हैं, उन्हीं से कहीं ना कहीं हमारी न्यायिक व्यवस्था जो है प्रभावित भी होती है, उन चुनौतियों का सामना भी करती है। और नालसा और हमारे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट और तालुका लेवल पर जो स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ हैं, उन्हीं समस्याओं और चुनौतियों के बीच से रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात जो हो सकती है और जो है, वो समाज, वो राज्य, देश की सरकार और पूरी न्यायिक व्यवस्था आपस में तालमेल के साथ मिलकर जब आगे बढ़ते हैं तो हम लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकते हैं और जल्दी भी हासिल कर सकते हैं। आज के इस अवसर पर राजस्थान के इस राजधानी में, इस पवित्र और बहुत ही खूबसूरत धरती जो है रंग बिरंगी राजस्थान की, इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक गहलोत जी की गरिमामयी उपस्थिति है यहाँ। एक बार आप सबकी करतल ध्वनि के साथ उनका पुनः अभिनंदन करते हुए निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री अशोक गहलोत जी से कि वे अपना संबोधन आप सबके समक्ष रखें। भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायाधिपति श्री NV रमन्ना जी, केंद्रीय विधि व न्याय मंत्री श्री किरण रिजिजू जी, नालसा के चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन व जस्टिस UU ललित जी, भारत के उच्चतम न्यायालय के माननीय तमाम न्यायाधिपतिगण, श्री SP सिंह बघेल, केंद्रीय विधि व राज्य मंत्री, न्याय राज्य मंत्री, राजस्थान के माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री SS सिद्धे,
सिंधे जी, देश भर से पधारे विभिन्न राज्यों के माननीय मुख्य न्यायाधीशगण, राजस्थान एवं अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों के माननीय न्यायाधिपतिगण, चीफ सेक्रेटरी हमारे उषा शर्मा जी, एडवोकेट जनरल महेंद्र सिंह जी, देश भर से पधारे हमारे विभिन्न राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रतिनिधिगण, अन्य गणमान्य जन और तमाम हमारे जो सुप्रीम कोर्ट जस्टिस के घर से जो आई हुई मैडम साहिबान, तमाम को संबोधित करते हुए सबसे पहले मैं अपनी ओर से एनवी रमणा जी का और तमाम डिग्निटी बैठी है उनका राजस्थान में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे इस बात का गर्व है कि मुझे सौभाग्य मिला है कि पूरे देश की जुडिशरी का एक साथ में सम्मान करने का, और जिस रूप में ये कॉन्फ्रेंस रखी गई है इसका महत्व मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत विस्तार से आपको बताया और आप सब जानते हैं। मैं इतना कह सकता हूँ कि राजस्थान के अंदर भी हम लोग हमेशा लीगल सर्विस अथॉरिटी को पूरी तरह से तवज्जो देते हैं, सरकार के साथ में अच्छे संबंध हैं, और जो इसकी मंशा है, जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे तब ये कानून बना और उसके बाद में लगातार मैं देख रहा हूँ कि 87 में बना कानून, 95 में अथॉरिटी बनी, काम शुरू हुआ और लगातार 25 साल से अधिक समय हो गया है इसमें। जिस रूप में इसकी जो थीम थी उसके अकॉर्डिंग टू ये काम आगे बढ़ा रहे हैं आप लोग, जिसमें चाहे लीगल लिटरेसी हो, अवेयरनेस हो, गांव में कैंप भी लगते हैं, विधिक सहायता के शिविर लगते हैं, चेतना के शिविर लग रहे हैं, लोक अदालतें लगाने का प्रयास होता है, जिसकी आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। मिस्टर किरण रिजिजू जी ने बहुत भी मार्मिक बातें कही हैं, चाहे वो ट्रायल अंडर ट्रायल जो बैठे हुए जेलों के अंदर। आप सभी जानते हैं कि हजारों की तादाद में बैठे हुए हैं, क्या बीतती होगी जो व्यक्ति बाद में वो निर्दोष साबित हो जाए। तो कुछ मुद्दे आपके सामने हमसे ज़्यादा आप अनुभवी हैं, जानते हैं, अब उसका हल कैसे हो। कुछ बातें ऐसी है जो सालों से सुनते आ रहे हैं। 42 साल पहले जब मैं पार्लियामेंट में गया था 80 के अंदर, और मुझे कहते हुए खुशी है कि उस वक्त से ही जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे तब भी बहुत ही क्रांतिकारी कानून बनाए गए थे, जिसमें एक ही भी था जो आज हम लोग जिसकी चर्चा कर रहे हैं। उस वक्त में लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 87, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1885, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो काफ़ी आज मैं समझता हूँ कि बहुत ही इफेक्टिव होकर काम कर रहा है, 86, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 89, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 88 और भी कई कानून हैं। तो बहुत ही क्रांतिकारी काम उस वक्त में भी हुआ था, और मैं समझता हूँ कि समय समय पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, चाहे चीफ जस्टिस हो, चाहे वो जजेज हों, कोई कमेंट करते हैं तो पूरे देश सुनता है उसको कि इसके मायने क्या है, और उसी रूप में वो अपने आप को कोशिश करता है कि मैं किस प्रकार से अपनी भावना व्यक्त करूं। ये जो नालसा
राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है, राज्यों में कर रही है। मेरा अनुभव कहता है कि अच्छा काम कर रहे हैं, कोई दो राय नहीं, अच्छा प्रयास करते, क्योंकि उनको अपने साथ में सुनवाई भी करनी पड़ती है हाई कोर्ट के अंदर। पर कुछ ऐसा काम तरीका निकलना चाहिए जिससे कि और ज़्यादा इफेक्टिव होकर ये काम हो सके, जिसकी आज ज़रूरत है। अभी मिस्टर रिजू जी कह रहे थे कि वकीलों की फीस की बात कर रहे थे। कोई गरीब आदमी सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकता। अब ये इसको कौन ठीक कर सकता है? कुछ समझ के परे है, अच्छे लोग नहीं आ सकते हैं। वो फीस की भी हद होती है, 1 करोड़, 80 लाख, 50 लाख, पता नहीं क्या हो रहा देश के अंदर। ये बात मैंने एक बार चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के और चीफ मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी, तभी मैंने उठाया था मामला। इस बार मैं नहीं आया था, पिछली बार जब मैं सीएम था, दूसरी बार, तब की बात है। तो ये जो स्थिति बनी हुई है, इसके ऊपर भी कभी आप लोग बैठ करके चिंतन करें, कोई तरीका, यदि कमेटी बने, कुछ तरीका तो हो। और कुछ वकीलों के लिए है, कुछ लोग कहते हैं तो कुछ वकीलों के लिए, सबके लिए थोड़ा ही है। तो साथ में लोग आर्ग्यूमेंट देते हैं, अगर ये कुछ वकीलों के लिए है तो जजेज भी जो है फेस वैल्यू दे के फैसला देते हैं। तो आदमी क्या करे कि साहब अमुक वकील को खड़ा करेंगे तब जाके जज साहब इम्प्रेस होंगे। अगर ये स्थिति है तो इसको भी आपको हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि देश में संविधान की रक्षा करना हम सब का, एग्जीक्यूटिव का, लेजिस्लेटिव का और साथ में जुडिशरी का बहुत बड़ी भूमिका है। ये तो बार बार हम लोग कहते हैं चर्चा में, तीनों बैलेंस होकर चलना चाहिए। पर जिस रूप में हालात बनते जा रहे हैं उसमें जिम्मेवारी आपकी भी कम नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। बल्कि मैं कई बार सोचता हूँ सबसे अधिक जिम्मेवारी आपकी है, क्योंकि आप कंट्रोल कर सकते हैं, जुडिशरी कंट्रोल कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव को भी एक हद तक। कंट्रोल का मतलब ये नहीं कोई, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सब कुछ कर सकते हैं, और लेजिस्लेटिव को भी। हालात जो बिगड़ते जा रहे हैं देश के अंदर, रिजू जी की बातें मुझे बहुत इम्प्रेस की। अभी हिंदी में बोल रहे थे, ये हिंदी में बोल रहे थे तो मुझे थोड़ा सुकून मिला, इसलिए कि ये आप मीडिया खड़ा है यहाँ पर, जो खुद भी दबाव के अंदर वैसे, पर आज ये वायरल हो रहा पूरा आपका, ये आपका लाइव चल रहा है ये कॉन्फ्रेंस। और जो आप नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, गरीबों के लिए कर रहे हैं, डेस्टिट्यूट के लिए कर रहे हैं, अपंगों के लिए कर, निःशक्तजनों के लिए कर रहे हैं, बीपीएल के लिए कर रहे हैं, उन लोगों के लिए कर रहे हैं जिनको जरूरत है। वो भी सुन रहे होंगे, आजकल तो मोबाइल हर घर के अंदर है, उनको समझ में नहीं आ रही कि आप क्या बोल रहे हैं। तो ये भी हमें, मिस्टर रिजू जी ने कहा, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ कि हमें सोचना पड़ेगा कि आप, या तो आजकल हाईटेक का ज़माना है, कॉन्फ्रेंस के अंदर लग सकते हैं, आपके बैठ सकते हैं जो आपके इंटरप्रेटर्स होते हैं। मैं दुनिया के मुल्कों में गया कई बार, हम होके आए हैं, मैं हिंदी बोला हूँ और पूरे कॉन्फ्रेंस के अंदर अपना भी ट्रांसलेशन हो गया। वो टाइम आ गया है, क्योंकि दुनिया सुन रही है आपको। यहाँ जयपुर में कॉन्फ्रेंस होने के मायने हैं, पूरे देश की जुडिशरी के चीफ जस्टिस आए हैं, पूरा सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर हमारे माननीय न्यायाधीशगण बैठे हुए हैं। कितनी महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस है ये, और पूरी दुनिया नहीं तो पूरा देश सुन रहा होगा। अधिकांश लोग पूरे किसी कोने में बैठे हुए हैं जिनको शौक़ है, जिनका रुचि, वो सुन रहे होंगे। तो मैं समझता हूँ कि हिंदी की बात की मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैं समझता हूँ आपसे मैं आगाह करना, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा, कोई तरीका सा निकले समय के साथ साथ में, कि गरीब आदमी कोर्ट में आके अपनी बात कह सके। हालात, मैं रमणी साहब को कई बार सुनता रहता हूँ, ये क्या क्या बोलते हैं, और मुझे अच्छा भी लगता है कि ये अपने दिल की बात कह रहे हैं। इन्होंने एक बार कहा
नागरिकों को स्वतंत्रता, स्वाधीनता और लोकतंत्र को बचाने के लिए बिना थके मेहनत करनी चाहिए, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी। कितनी बड़ी बात इन्होंने कह दी। जो इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा हुआ देश के अंदर, लाखों लोग कुर्बान हुए, लाठें खाई, गोलियां खाई, जेलों में बंद रहे, महात्मा गांधी के ज़माने से ही, पंडित नेहरू के ज़माने से ही। कितनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ थी, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सब आपकी हमारी बिरादरी से। मैं भी वकील बना हुआ हूँ थोड़े समय के लिए, LLB किया हुआ मेरे भी है, तो मैं आपकी भावनाओं के साथ में अपनी भावनाएं जोड़ रहा हूँ। क्या मूवमेंट खड़ा किया वकीलों ने, उस मोतीलाल नेहरू के ज़माने से ही, तो उनको हम भूल नहीं सकते। इनका कोड मुझे अच्छा लगा कि जो हमारे पूर्वजों ने जो लड़ाई लड़ी है उसको बचाने की मेहनत करनी है, और वो तब होगी तब, जैसे मैंने अभी रिजिजू जी, प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे, मैं भी एक बात आपको कहना चाहूँगा। मिस्टर रिजिजू जी, एक मेरी भावना पहुँचाइए नरेंद्र मोदी जी तक। मैं 3 महीने से बोल रहा हूँ लगातार, और आप तो गृह मंत्री भी रहे हैं, मुझे मालूम है। आपको गॉड गिफ्ट है, जब आप बोलते हैं तो लोग सुनते भी आपकी बात को। तो मैं कहना चाहूँगा आपको कि हम बार बार कह रहे हैं कि आज देश में तनाव है, हिंसा का माहौल है, ये नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र उसी में टिका हुआ होता है, टॉलरेंस पावर होनी चाहिए। टॉलरेंस जो है वो तो लोकतंत्र के गहने के रूप में, ऑर्नामेंट के रूप में, वो आज नहीं है। तो हम कहते हैं बार बार भी, प्रधानमंत्री जी की क्रेडिबिलिटी ऐसी हो गई आज, वो बात कहते हैं, लोग उनको वोट देते हैं, डेमोक्रेसी है, वो चुनाव जीतते हैं। तो जो मुख्यमंत्री हो या प्राइम मिनिस्टर हो, वो कोई बात कहेगा, देशवासियों को संबोधित करेगा, देश सुनेगा। तो क्या मुख्य प्रधानमंत्री जी को ये नहीं कहना चाहिए कि भाई देश के अंदर भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत, सद्भावना रहनी चाहिए, और मैं किसी कीमत पर हिंसा को बर्दाश्त नहीं करूंगा, यही तो कहना उनको। और मैं समझता हूँ आप उनको कन्विंस कर सकते हो। हमारे कहने से वो कर नहीं रहे हैं, आप जाके हमारी भावना पहुँचाइए। करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज माहौल ऐसा बन गया देश के अंदर जो चिंता पैदा कर रहा है, और वो चिंता हमें समाप्त होनी चाहिए, मेरा मानना है, बहुत जरूरी हो गया है। क्या क्या होता है, अभी कोई जस्टिस पारजीवाला जी, जस्टिस सूर्यकांत जी ने कुछ कह दिया, ये जुडिशरी का सम्मान करना हमारा फर्ज बनता। 116 लोगों को खड़ा कर दिया गया। क्या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जजों को खड़ा कर दिया गया, ब्यूरोक्रेसी को, बड़े बड़े अधिकारियों को, पता नहीं कौन कौन थे वो, कैसे तो मैनेज किया गया, किसने मैनेज किया है। और आपने एक इशू बना दिया देश के अंदर। अरे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपनी भावना, जो देश में हालात है उसकी व्यक्त की थी उसने, पर ये माहौल बन गया। ये कई बातें ऐसी होती है जो मुझे बहुत कठोर स्थिति है। मैं जो बोल रहा हूँ है, ये कोई नई बात नहीं बोल रहा हूँ मैं। अभी राष्ट्रपति महोदय आए थे, जोधपुर हाईकोर्ट के उद्घाटन हुआ था, तब CJI भी थे वहाँ पर, लॉ मिनिस्टर भी थे आपसे पहले, सबके सामने मैंने कहा था, कुछ बातें मैंने कही थी। आप बताइए, 4 सुप्रीम कोर्ट जजेस ने कहा लोकतंत्र खतरे में है। हम सब ने कहा कि इतनी बड़ी बात कर दी 4 सुप्रीम कोर्ट जजेस ने, और ये फला ये हो रहा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और बहुत चिंता का विषय बन गया है। उनमें से एक CJI बन जाते हैं, मिस्टर गोगोई, और बाद में वही तरीका चलता जो पहले चल रहा था। तो मैंने राष्ट्रपति महोदय के सामने पूछा, भाई कि मिस्टर गोगोई पहले ठीक थे, अब ठीक है, समझ के परे हैं। और बाद में वो मेंबर पार्लियामेंट बन गए, नॉमिनेट हो गए। ये कम से कम कुछ तो बातें
हम लोग खुद को सोचनी पड़ेगी किस रूप में हम ये ज़िंदगी में, मैं मुख्यमंत्री बना हूँ, कोई एमएलए बनता है, एमपी बनता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है, आप जज बनते हैं, कितना गर्व होता है ज़िंदगी के अंदर भी हमें देश की सेवा करने का अवसर मिला है। कोई ज़िंदगी 1000 साल की नहीं होती है, और जो हमें वक्त मिला है ज़िंदगी का उसमें कुछ करें हम लोग, देश के लिए करें। उसके अंदर अगर हम लोग हम रिटायरमेंट के बाद में हमें क्या बनना है, क्या बन सकते हैं, ये चिंता ब्यूरोक्रेसी में रहेगी, जजेज में रहेगी, तो फिर कैसे काम चलेगा। हालात बहुत गंभीर है देश के अंदर, सरकारें बदल रही, बताइए आप। गोवा, मणिपुर, कर्नाटका, आपके मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का भी शिंदे साहब बैठे हमारे, एक शिंदे ये बैठे हुए हैं, एक शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। बताइए आप, ये तमाशा है कि लोकतंत्र है अभी देश के अंदर। कैसे रहेगा लोकतंत्र अगर चुनी सरकारें हॉर्स ट्रेडिंग के बदले जाएगी। ये तो मेरी सरकार पता नहीं कैसे बच गई, ये भी आश्चर्य हो रहा देश के अंदर। वरना मैं आ गया आपके सामने मैं खड़ा नहीं होता, रिजू जी के साथ सामने कोई दूसरे मुख्यमंत्री यहाँ मिलता आपको अभी। क्या चिन्को का मामला था वहां पर, तो भाई कैसे हो सकता है ये बताइए आप। स्थिति मैं समझता हूँ कि नाजुक है, हमें उसको देखना पड़ेगा। और जिम्मेवारी मैं फिर कहना चाहूँगा, मैं तो देखता हूँ अपने जो मिस्टर रमनी पता नहीं जल्दी रिटायरमेंट हो जाएंगे मेरे ख्याल में, मैंने सुना है एन रमनी साहब, परंतु मैंने देखा इनका नोट एक, मुझे इतना अच्छा लग रहा कि ये अपनी कम से कम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। अभी अमेरिका गए, इतनी बड़ी बात कह दी उन्होंने, इट इज़ द टॉलरेंट एंड इंक्लूसिव नेचर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी that is able to attract the best talent from all over the world, which in turn is contributing to its growth. The principle of inclusivity is universal. It needs to be honored everywhere in the world, including in India. Inclusivity strengthens the unity in the society, which is key to peace and progress. We need to focus on issues that unite us, not on those that divide us. और लास्ट मैंने ये भी कहा अमेरिका के NRIs को, प्लीज रिमेंबर यू ऑल माइट हैव बिकम मिलियनियर्स एंड बिलियनियर्स. फॉर यू टू एंजॉय योर वेल्थ you need to have peace around you. Your parents back home also should be able to live in a society which is free from hate and violence. इससे अधिक कोई बात कह नहीं सकते. हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी में हम लोग काम करते हैं. डेमोक्रेसी में सरकार हमने भी चलाई, चली गई, आएगी, ये अलग बात है. हमारी कोई नरेंद्र मोदी जी से या बीजेपी से हमारी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है. लड़ाई विचारधारा की होती है और संविधान हमें अधिकार देता है शासन करने का भी. गुड गवर्नेंस कैसे दें हम लोग, कैसे सबको न्याय मिले, जो संविधान की मूल भावना है. हम सबका पहला धर्म बनता है. मैं बार बार कहता हूँ, एक एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और जजेज भी, हम सब शपथ लेते हैं. अगर शपथ की मूल भावना को हम आत्मसात कर लें, उसमें राइट लेफ्ट नहीं हो तो भी हमारा काम चल जाएगा. शपथ लेने के बाद में हम लोग राइट लेफ्ट होते हैं. इसलिए आप देखिए कि बैलेंस बिगड़ता है. इसलिए मैं इस मुबारक मौके पर यही कहना चाहूँगा कि हम सब मिलकर के आप निश्चिंत रहें.
मिस्टर रिजू जी ने बहुत कुछ कह दिया है ये लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में। मैं अपनी भावना उनके साथ जोड़ता हुआ ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार पहले से चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो और चाहे कोई योजना हो, हम लोग स्टेट अथॉरिटी को पूरा सेव कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। हाई कोर्ट या जुडिशरी और सरकार के साथ में संबंध अच्छे रहते हैं यहाँ पर। आज तक मैंने कभी कोई शिकायत सुनी नहीं। आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके दुआओं से, आप सबके आशीर्वाद से हम लोग सब मिलकर के क्या कर सकते हैं उस पर हम लोग पूरा ध्यान रखेंगे। और ये जो प्रयास है इसको और कैसे मजबूत करने में सरकार क्या सहयोग कर सकती है, जो सुझाव हमें देंगे वो मानेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री अशोक गहलोत जी का, उनकी उपस्थिति के लिए, उनके उद्बोधन के लिए। दिव्य सज्जनों, हमारे ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव चेयरमैन सर के नेतृत्व में नालसा जो तमाम अलग अलग इनोवेटिव तरीके से लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, उसमें डिजिटल यात्रा का हमारा एक और नया आयाम, एक नया डायमेंशन आज के इस आयोजन के साथ जुड़ने जा रहा है। ऐसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स हैं नालसा के एनआईसी के साथ मिलकर, और कुछ अन्य भी हैं जिनको आज यहाँ पर जिनका लॉन्च होगा, शुभारंभ होगा, रिलीज़ होगा। उनके संक्षिप्त विवरण के लिए मैं निवेदन करूँगा मेंबर सेक्रेटरी नालसा श्री अशोक कुमार जैन जी आए मंच पर। Hon'ble Patron-in-chief NALSA, Hon'ble Chief Minister Rajasthan, Hon'ble Union Law Minister, Hon'ble Executive Chairman NALSA, Hon'ble Lordships at Dais, of the Dais, Hon'ble Ma'ams, all dignitaries of the Dais, respected invitees and guests, all officers of state, judiciary and police, press and media, ladies and gentlemen. NALSA is celebrating 25 glorious years of service in the country, and in the 27th year, we are launching certain initiatives with help of NIC and MHA. One of such initiative is the ePrison portal. The vibrancy of this ePrison portal is going to be increased. We are firstly introducing citizen service portal, whereby we are providing inmate information on record to the relative of the prisoner. This is OTP based login. Whenever the inmate of the relative of the inmate logged in to the system, he will get a OTP, and thereafter he will get the entire information of the inmate, including remission earned, entitlement of parole, etc. Second is legal services portal, wherein we are providing prison data access to all legal service authorities of the country. Third is e-custody certificate. At present, the custody certificate for filing of appeal is issued by the jail authorities, and it has to be submitted at the time of listing of appeal. Now, as soon as a request is made from High Court Legal Service Committee, this request will land directly to the Superintendent of Prison, and then he will issue a e-prison e-custody certificate. Fourth one is e-parole management system. These are 4 initiatives which we are launching by this first initiative. May I now request Hon'ble Mr. Justice Ramana to release and launch these initiatives by NALSA one by one. The first one is e-prison portal for citizens and legal services authority. Digitally, Honorable Mr. Justice Ramana
माननीय मुख्यमंत्री महोदय की गरिमामयी उपस्थिति, माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय की और माननीय सभी सम्मानित जजेस की Second launch is Legal Aid Case Management System. We have integrated a newly developed Legal Aid Case Management portal with e-code portal, and we have used API for the purpose. And now for all legal aid cases, there will be a digital case management system along with a mobile app for legal aided lawyers. It's my humble request to Honorable Mr. Justice Ramana to release the Legal Aid Cases Management Portal and also the mobile app. माननीय मुख्यमंत्री और माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय और सभी गणमान्य विभूतियों की गरिमामयी उपस्थिति में ये लॉन्च लीगल
this legal aid case management system was developed by our home team, and the mobile app is also developed by our home team in collaboration with NIC. Now, I am requesting Honorable Union Minister for Law and Justice for release of online mediation platform. It is only for commercial mediation, and it's my pleasure to inform all of you that online NALSA pre-institution mediation platform is for commercial matters, and it is first ODR platform in the government sector in the world. No government sector legal aid authority is having any ODR platform in the world. May I request Honorable Union Minister for Law and Justice. Honorable Shri Kiren Rijiju, digitally releasing the NALSA mediation portal and for commercial mediation. Thank you very much, sir. Now may I request Honorable Chief Minister Rajasthan and all dignitaries at the dais to kindly release NALSA campaign, release UTRC @75. This is a campaign for release of prisoners on bail by Under Trial Review Committee to commemorate 75th Independence Day in India. देव सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय विशिष्ट अतिथि, सभी गणमान्य विभूतियां, अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी @75 कैंपेन को लेकर जो बुकलेट तैयार की गई है नालसा द्वारा अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के लिए, उसे रिलीज आपकी करतल ध्वनि के साथ आपकी गुड विशेस ज़रूर मिलनी चाहिए। आप सबकी शुभकामनाएं नालसा के इन तमाम इनिशिएटिव्स को और इस इनिशिएटिव्स को भी ज़रूर मिले। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत आभार माननीय सभी विभूतियों का जो मंच पर जिन्होंने इस बुक को रिलीज़ किया है अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के लिए आज़ादी के अमृत महोत्सव के संदर्भों में। देव सज्जनों, नालसा और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण MOU साइन कर रहे हैं और उसे एक्सचेंज कर रहे हैं। टेली लॉ या न्याय बंधु जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं देश भर में 112 ज़िले, वहाँ जो लीगल लिटरेसी अवेयरनेस प्रोग्राम चलते हैं उसके लिए, तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है जो भविष्य में आपस में भारत सरकार और नालसा के मिले जुले प्रयासों से और बेहतर रिजल्ट हम सबको मिल सकेगा। और इसके लिए मैं इन्वाइट करना चाहूँगा जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में श्री नीरज कुमार गैगी जी और मेंबर सेक्रेटरी नालसा श्री अशोक कुमार जैन, वो इस MOU को एक्सचेंज करेंगे, आदान प्रदान करेंगे और इस तरह से आज एक नई इनिशिएटिव, नई शुरुआत लोगों के लिए, सबके लिए न्याय के हमारे संकल्प को और मजबूती इस रूप में मिलने जा रही है। तो आप सबकी तरफ से आपने जो अपनी गुड विशेस दी हैं इसके लिए, इस इनिशिएटिव के लिए तालियों के रूप में आप सबका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। मिनिस्ट्री ऑफ जो जस्टिस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सभी का बहुत बहुत आभार।
और हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं इन हर इनिशिएटिव के लिए। Ladies and gentlemen, it's a proud privilege for all of us that Honorable Chief Justice of India and Patron-in-chief NALSA is gracing the occasion. Lordship has always been a guiding force for all of us. He has always stressed upon the need to develop strategies for enhancing the quality of legal aid and other things. आपकी करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन करते हुए निवेदन Honorable Chief Justice of India for his address, please. Shri Ashok Gehlot ji, Honorable Chief Minister of Rajasthan, Shri Kiren Rijiju, Honorable Union Minister for Law and Justice, Brother Justice Uday Umesh Lalit, Judge Supreme Court of India, Executive Chairman NALSA, Brother and Sister Judges of the Supreme Court, Brother Justice S.S. Shinde, Chief Justice of High Court of Rajasthan, Patron-in-chief of Rajasthan State Legal Service Authorities, Honorable Chief Justice of High Courts, Shri S.P. Singh Baghel, Honorable State Minister for Law, Brother Justice Manendra Mohan Srivastava, Judge, High Court of Rajasthan, Executive Chairman, Rajasthan State Legal Service Authority, Brother and Sister Judges of High Court of Rajasthan and other High Courts, Srimati Usha Sharma, Chief Secretary and other officials, members of NALSA, Member Secretary, National Legal Service Authority, Mr. Jain, law officers, judicial officers, Registrar General and other registrars of the High Court of Rajasthan, gracious spouses of brother judges, media persons, other distinguished guests, ladies and gentlemen. I welcome all of you to this 18th All India Legal Service Meet. No modern democracy can be disassociated with the observance of rule of law. The question is, can rule of law persist without the idea of equality? The idea of modern India was built around the promise of providing justice, social, economic, and political. This is a strand which flows throughout our Constitution and crystallized in Part 3 of the Constitution. Undeniably, the colonial justice system inherited by the independent India was outstepped with the social reality. If law and legal process continue to be a tool at the dispense of the privileged few, then the majority of the people would have sought justice in the streets. In a country like India, legal aid forms a core aspect of the administration of justice. Administration of justice is not an act which is accomplished by only within the courtrooms. It involves promoting and creating awareness about rights and facilitating social justice. It means creating a platform where parties can claim competing rights. Only when equal access and participation is ensured in the justice delivery system, the faith and trust of all shall be won. Therefore, access to justice came to be recognized as a fundamental right, as it is the key to defending other rights. In other words, unless people can access justice, they would be deprived of remedies in case of violation of their rights. A single violation of right or a single case can spiral into graver consequences quickly. An unlawful eviction may not only lead to loss of shelter, it may also lead to loss of livelihood, which may result in lack of access to food or health care. Without state intervention in such circumstances through legal aid, violators will never be held accountable and injustice shall prevail. Considering the significance of the state's role in administering justice, the Legal Services Authority Act was enacted in 1987, nearly 40 years after independence. The act was considered revolutionary, as it was much ahead of its time. After initial hiccups,
we have now achieved great success. Now, our services have reached every nook and corner of the country. Today, almost 80% of the population are eligible to claim the benefits of the National Legal Service Act. In fact, I will not be surprised NALSA becomes the largest service provider in our country. When I discuss the journey undertaken by NALSA in the past 27 years, in my interaction with foreign dignitaries, it generates great admiration. Even the world's most advanced democracies do not carry out legal aid at such a massive scale. This has been possible only due to the cooperation of all the stakeholders, the Government of India, state governments, judges from the constitutional courts to the district and taluk courts, panel lawyers, paralegal volunteers, and the staff of the legal service authorities. The success of NALSA and the legal aid movement is attributable to the joint effort of all involved. We are constantly evolving and learning from our past experiences. We are attempting to streamline our services and adopting modern tools and technology while maintaining our original goal and belief. In pursuance of the aforesaid goals, today we have released 4 schemes. Although NALSA was already undertaking activities in these fields, this will ensure much needed upgradation which will advance the cause of accessibility. Today, I am glad that 2 different initiatives for the benefit of the prisoners have been launched. In India, we have 6.1 lakh prisoners in 1,378 prisons. They are indeed one of the most vulnerable sections of our society. Prisons are black boxes. Prisoners are often unseen, unheard citizens. Prisons have different impacts on different category of prisoners, particularly those belongs to marginalized communities. The new initiatives under the ePrisions portal are a step towards transparency and expediency, keeping the interests of the prisoner at the core. Now, all relevant information regarding an inmate, such as the details of their incarnation and pending court cases, are just a click away. Another great initiative launched today is that e-mulaqat. Prolonged separation from family and society can have a detrimental impact on the mental health and socialization of an inmate. Through this initiative, the families and well-wishers of inmates can be in constant touch with them in each case. The e-parole application is another great initiative through which inmates can have continuity of social existence and interaction. A grave issue affecting our criminal justice system is the high population of under trials in our prisons. Out of 6.10 lakhs prisoners in India, around 80% are under trial prisoners. Efforts like the release UTRC at 75 brings back the spotlight on the necessity of continuously reviewing the existing under trials for their faster release. However, our goal should not be limited to enabling merely early release of under trial prisoners. Rather, we should question the procedures which leads to such prolonged incarnation in huge numbers without trial. Today, we have launched another new legal aid access management portal and mobile app. This would be of great assistance to the legal aid beneficiaries, as they will be sharing a common platform with a legal aid lawyer. This app will not only increase the efficiency of the case management, but will also lead the accountability and transparency to the handling of the case. The NALSA online mediation portal for commercial mediation is the first online dispute resolution platform in the government sector. We know that the government is the biggest litigator in the country. Now, through the NALSA online mediation portal, various disputes can be resolved through the ODR is in an inexpensive and time-bound manner. Over here, I would like to also commend the Supreme Court Legal Service Committee, which is also doing a stellar job in making its services available at the grassroots level by adopting modern technology. We must also appreciate the initiative taken by Justice Kanvilkar to modernize the existing services by utilizing new technology.
The new litigant-centric approach of the Supreme Court Legal Service Authority will further enhance the cause of accessibility. Today, in addition to taking stock of the progress made in the past 3 years, we will also take the discussion of 7 different agenda items. The selection of the agenda items indicates the multidimensional approach of NALSA. I hope the deliberations that take place here will have far-reaching impacts on the lives of millions. But much needed to be done. The challenges are huge. In our criminal justice system, the process is the punishment. From hasty indiscriminate arrests to difficulty in obtaining bail, the process leading to the prolonged incarnation of 100 trials needs urgent attention. We need a holistic plan of action to increase the efficiency of the administration of criminal justice. Training and sensitization of the police and modernization of the present system is one facet of improving the administration of criminal justice. NALSA and legal service authorities need to focus on the above issues to determine how best they can help. Even when it comes to civil cases, particularly petty civil disputes and family disputes, they can be resolved by alternative dispute resolution methods. By using different services of NALSA, from Lok Adalats to mediation, justice seekers can achieve inexpensive and expeditious resolution of their disputes. The same will also reduce the burden on the courts. To make the work done by NALSA more efficient, user-centric, I want to highlight certain aspects that may be considered by the stakeholders during upcoming deliberations. Although we have a large number of network lawyers working with the Legal Service Authority, it is very important for us to take feedback from the beneficiaries of such services. There needs to be active monitoring in order to inculcate accountability. I am very happy that we are launching several new schemes. However, I think it is time to reevaluate, take stock and determine whether the intended results are being achieved through the schemes already launched. Now it is high time we focus on the quality of our services. After all, the work done by NALSA is a constitutional responsibility. The interventions should result in satisfactory positive outcomes. It is imperative to modernize this and streamline the existing services by adopting technologies. Over the past years, NALSA has successfully conducted nationwide awareness campaigns. However, this is just the beginning. We must be ready with the infrastructure to accommodate new justice seekers. We need to co-opt service-oriented youngsters for improving the quality of social legal services within the criminal justice system. The legal service authorities are under the able guidance and leadership of my brother Justice Lalit. Justice Lalit is known to be a forward-looking judge. I am moved by his efforts to spread awareness and outreach about the legal aid services relentlessly last 1 year. As far as our law minister is concerned, I am running out of compliments for his fine gentleman. I hope NALSA will continuously get the benefit from his active association. I thank him wholeheartedly for all the support he rendered. I sincerely thank the Honorable Chief Minister, Shri Ashok Gehlot and the government of Rajasthan for hosting this event and extending the trademark Rajasthan hospitality. I am impressed with the way we have developed this beautiful city of Jaipur. I wish the Chief Minister and the state of Rajasthan the very best for his endeavors for the development of the state. I take the opportunity to appreciate the efforts put in by various stakeholders, the legal service authorities, the panel lawyers, mediators, and paralegal volunteers for showing immense flexibility and determination for the cause of justice. Every intervention is a clear indication of the important position you hold in our justice delivery system. I would also like to thank and compliment Mr. Jain, Member Secretary NALSA, for his dedication and hard work. I remember the time I brought him to NALSA from Rajasthan. I had heard a lot of good things about him, and he has lived up to them. Now, I would like to all of you to continue your deliberations on the agenda items and would seek your leave for the day. I wish you all the best. Before concluding my speech, it is my responsibility to react one or two things which Honorable Law Minister has mentioned. I am glad he has taken up the issue of pendency.
We judges also, if we go outside the country or different parts of the world, we also face the same question, how many years a case takes place? You all know the reasons of the pendency. I need not elaborate. Already I indicated this in the last Chief Justice, Chief Minister's conference. You all know this main important reason is not filling up the vacancies, judicial vacancies, improving the judicial infrastructure. I will tell you the success story of NALSA. Now there are 5 crore cases pending in this NALSA this year. Through Lok Adalat, pre-litigation cases, around 2 crores we have settled, thanks to Justice Lalit's efforts. And also pending cases, 1 crore cases we have settled last year. It's a great achievement. This is all the judicial officers and judges from executive chairman to down taluk officer, they worked hard. Apart from working judicial duties, doing the judicial duties, they worked extra hours on Saturday, Sunday, and they have achieved this. So this is a successful story. Judiciary is always ahead of trying to resolve all these issues. Only I request is that the government has to take up this pendency of filling the vacancies as well as providing infrastructure. And NALSA is the best model, and it is a successful story. So on the same lines, we suggested judicial infrastructure also last Chief Justice, Chief Minister's conference. Unfortunately, it has not taken up. But however, I hope and trust again that issue will be revisited. And I thank Brother Justice Lalit for organizing this wonderful meet and encouraging all of us and to serve the people of the country and providing the legal aid. Ultimately, I will end my speech with Mahatma Gandhi's quote. I quote, "My notion of democracy is that under it, the weakest should have the same opportunity as the strongest," unquote. Thank you very much for giving this opportunity. We are grateful to Honorable Mr. Justice N.V. Ramana for his motivation, inspiration, and guidance. As Patron-in-chief of NALSA, Lordship has always encouraged us to take new initiatives for the benefit of the needy sections of the society. Thank you very much, sir. मैं अब निवेदन करूंगा ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मानेंद्र मोहन श्रीवास्तव जी, ऑनरेबल जज राजस्थान हाई कोर्ट एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन राजस्थान स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कि वो मंच पर आएं और आकर आप सभी का आभार व्यक्त करें, धन्यवाद करें। A warm and graceful afternoon to Honorable Mr. Justice N.V. Ramana, the Chief Justice, Supreme Court of India and Patron-in-chief National Legal Services Authority, Honorable Shri Ashok Gehlot ji, Chief Minister, Government of Rajasthan, Honorable Shri Kiren Rijiju ji, Union Minister for Law and Justice, Government of India, Honorable Mr. Justice U. Lalit, Judge, Supreme Court of India and Executive Chairman, National Legal Services Authority, Honorable Judges of the Supreme Court of India, Honorable Mr. Justice S.S. Shinde, Chief Justice, Rajasthan High Court and Patron-in-chief, Rajasthan State Legal Services Authority, Honorable Union Minister of State for Law and Justice, Honorable Chief Justice of High Courts, Honorable Executive Chairpersons, State Legal Services Authorities of the state, Honorable Chairpersons, High Court, Legal Services Committees of High Courts, Honorable Judges of Rajasthan High Court, Honorable Lokayukt, and Honorable Chairman, Human Rights Commission in the state of Rajasthan, former Chief Justices, Learned Advocate General, State of Rajasthan, Learned Additional Solicitor General of India, members of Central Authority of NALSA, member secretaries of state legal services authorities, judicial officers, chief secretary and officials of Government of Rajasthan, chairman and co-chairman State Bar Council, president and secretaries of various bar associations, distinguished guests, ladies and gentlemen, members of print and electronic media. It is my proud privilege to propose vote of thanks with mantra and spirit of access to justice for all. 2 days All India Meet of State Legal Services Authorities is being inaugurated by our Patron-in-chief, Honorable the Chief Justice of India. My Lord's vision and thoughts on essence of justice and legal services
and justice to all have inspired each of us today who are present in this gathering. I express my most humble gratitude to Honorable the Chief Justice of India. I am beholden to Honorable the Chief Minister, Government of Rajasthan, for gracing the occasion by his benign presence. I express my profound gratitude to Honorable Law Minister, Government of India, for his gracious presence, expressing government's resolve to extend fullest cooperation in achieving the goals of access to justice for all. I express my most humble gratitude to Honorable Executive Chairman NALSA for gracing this occasion. My Lord's leadership and commitment has inspired and motivated all the stakeholders involved in legal services in India. My profound gratitude to Honorable Judges of the Supreme Court who have spared their valuable time to bless and grace the inaugural function of All India Meet of State Legal Services Authorities. My grateful thanks to Honorable the Chief Justice, Rajasthan High Court, for gracing his occasion and guiding patronizing legal services in the state of Rajasthan. My grateful thanks to all the Honorable Chief Justice of the High Courts, Executive Chairpersons of Legal Services Authorities, Chairpersons Legal Services Committee of the High Courts for their benign presence. I thank all the Honorable Judges of the High Court of Rajasthan for their gracious presence and cooperation for success of the event. I also extend my thanks to all the dignitaries and distinguished guests from judiciary, bar, administration, print and electronic media. Once again, thanks to one and all. Jai Hind. Thank you very much, Honorable Mr. Justice Manindra Mohan Srivastava ji. Ladies and gentlemen, नेशनल एंथम से पहले एक स्मॉल रिक्वेस्ट और इन्फॉर्मेशन भी है, क्योंकि इसके बाद ग्रुप फोटोग्राफ होगा, और ग्रुप फोटोग्राफ जो है वो बाहर जो डोम और गेट के साथ जगह बनी हुई है उसमें ऑनरेबल डिग्निटरीज एट डायस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस, ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, ऑनरेबल चेयरमैन हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटीज़ और मेंबर सेक्रेटरीज़, वो सभी वहाँ पर होंगे। और उसके बाद हाई टी के लिए अलग अलग जगह जो व्यवस्था है। 18th ऑल इंडिया लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ मीट के इनॉग्रल सेशन के आखिरी चरण में आइए हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े हों राष्ट्रगान के लिए। प्लीज़ राइज फॉर द नेशनल एंथम। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बहुत बहुत आभार आप सभी का। एक बार करतल ध्वनि के साथ सबके लिए सबकी तरफ से मंगल कामनाएं जरूर होनी चाहिए। सबके लिए न्याय का संकल्प साकार हो, धरातल पर उतरे सबका जीवन खुशमय हो, आनंदमय हो, हम यही हमारी कामना है। और इसके साथ ही 18th ऑल इंडिया लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ मीट का इनॉग्रल सेशन देवियों सज्जनों अब यहीं संपन्न होता है। और इसके बाद ग्रुप फोटोग्राफ के लिए सभी जैसा मैंने मेंशन किया, ऑनरेबल जो डिग्निटरीज हैं डायस पर, ऑनरेबल चीफ जस्टिसेस, ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, ऑनरेबल चेयरमैन हरियाणा एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी और मेंबर सेक्रेटरीज ग्रुप फोटोग्राफ के लिए। और उसके बाद चाय की जो हाई टी की व्यवस्था है, ग्राउंड फ्लोर पर डोम जो एरिया है उसमें सभी ऑनरेबल जजेस और उनके स्पाउसेस, वो ऑनरेबल डिग्निटरीज, डेलीगेट्स एक्सेप्ट मेंबर सेक्रेटरीज एंड मेंबर सेंट्रल अथॉरिटीज़, वे सभी वहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर डोम एरिया में। और फर्स्ट फ्लोर पर बाकी सभी ऑफिसर्स के लिए, ऑल ऑफिसर्स, मेंबर सेक्रेटरीज, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एंड नालसा सालसा ऑफिसर्स एंड अदर इन्वाइटीज़, उनके लिए फर्स्ट फ्लोर पर हाई टी की व्यवस्था की गई है। तो आप अकॉर्डिंगली वहाँ पहुँचेंगे और हाई टी के बाद ही आप यहाँ से प्रस्थान करेंगे। थैंक यू वेरी मच।
नालसा की तरफ से, राजस्थान स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत आभार। आप सबके लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।